कुछ कहानियां इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें सुनने के बाद आप रात को सो नहीं पाते। कुछ सच्चाइयां इतनी क्रूर होती हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान जब राक्षस बन जाता है तो वो ऐसे अपराध करता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां इंसान को इंसान नहीं माना गया, जहां विज्ञान के नाम पर मासूम लोगों को जिंदा काटा गया, जहां बच्चों को जानबूझकर बीमारियां दी गईं, जहां हजारों लोग चीख चीख कर मरे लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। ये कहानी है जापान की यूनिट 731 की, दुनिया के सबसे काले अध्यायों में से एक ऐसा सच जिसे दुनिया ने दशकों तक छुपाया, एक ऐसा अपराध जिसकी सजा कभी नहीं मिली। तैयार रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं है, यह मानवता की सबसे बड़ी हार की कहानी है। 1930 का दशक, दुनिया एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ रही थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हुए अभी कुछ ही साल बीते थे और देश फिर से अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। जापान उस समय एशिया में एक साम्राज्य बनाने का सपना देख रहा था। वो चीन पर कब्जा करना चाहता था। कोरिया पहले ही उसके अधीन था, लेकिन जापानी सेना के सामने एक सवाल था, कैसे दुश्मन को हराया जाए। बिना ज्यादा सैनिक गंवाए पारंपरिक हथियारों से लड़ाई होती थी, लेकिन जापान कुछ अलग चाहता था, कुछ ऐसा जो चुपचाप, तेजी से और बड़े पैमाने पर दुश्मन को खत्म कर दे। और यहीं से शुरू हुआ जैविक हथियारों का सफर। जैविक हथियार यानी बीमारियों को हथियार बनाना, प्लेग, हैजा, टाइफस जैसी खतरनाक बीमारियों को दुश्मनों पर छोड़ देना। लेकिन इन हथियारों को बनाना आसान नहीं था। इसके लिए प्रयोग चाहिए थे, टेस्ट चाहिए थे और सबसे जरूरी, इंसानों पर प्रयोग चाहिए थे, क्योंकि चूहों पर या जानवरों पर किया गया प्रयोग इंसानों के लिए कितना कारगर होगा ये पता नहीं चल सकता था। इसीलिए जापानी सेना ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास में हमेशा के लिए एक काला धब्बा बन गया। उन्होंने तय किया कि वो असली इंसानों पर प्रयोग करेंगे और इस योजना का मास्टरमाइंड था एक शख्स, शिरो इशी। यह नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। नाजी जर्मनी के जोसेफ मेंगेले को तो दुनिया जानती है, लेकिन शिरो इशी को नहीं, और शायद यही सबसे बड़ा अन्याय है। शिरो इशी 1892 में जापान के एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। वो बचपन से होशियार था। उसने क्योटो इंपीरियल यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई की, डॉक्टर बना, फिर जापानी सेना में शामिल हो गया। लेकिन इशी एक साधारण डॉक्टर नहीं था। उसके अंदर एक अजीब महत्वाकांक्षा थी। वो जापान को दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत बनाना चाहता था और उसने देखा कि जैविक हथियार ही भविष्य का हथियार है। 1920 के दशक में इशी ने यूरोप की यात्रा की। वहां उसने देखा कि किस तरह पश्चिमी देश रासायनिक और जैविक हथियारों पर काम कर रहे हैं। वो वापस जापान आया और उसने अपनी सरकार को समझाया कि अगर जापान को एशिया पर राज करना है तो उसे जैविक हथियार विकसित करने होंगे। 1932 में जापानी सेना ने इशी की बात मान ली। उसे एक गुप्त परियोजना की जिम्मेदारी दी गई, एक ऐसी परियोजना जो दुनिया से छुपाई जाएगी, जिसके बारे में आम जापानी जनता को भी नहीं पता चलेगा। और यहीं से शुरू हुआ यूनिट 731 का निर्माण। जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और वहां एक कठपुतली राज्य बना दिया था जिसका नाम था मंचुकुओ। यह इलाका दूर दराज था। यह जापानी सेना को जो करना हो वो कर सकती थी, कोई देख नहीं सकता था। शिरो इशी को यहीं पर अपनी प्रयोगशाला बनाने की इजाजत मिली। उसने हार्बिन शहर के पास बेयिन्हे गांव में एक जगह चुनी। यहाँ एक पुराना चीनी किला था जिसे झुंगमा किला कहते थे। इशी ने यहाँ अपना पहला गुप्त प्रयोग केंद्र बनाया। बाहर से देखने पर यह एक साधारण सैनिक सुविधा लगती थी, लेकिन अंदर जो हो रहा था वो दुनिया की कल्पना से परे था। यहाँ पर कैदियों को लाया जाने लगा। चीनी लोग जो जापानी कब्जे का विरोध करते थे, रूसी जासूस, कोरियाई बंदी, इन लोगों को यहाँ लाया जाता और फिर इन पर प्रयोग किए जाते। शुरुआत में प्रयोग छोटे थे। इशी और उसकी टीम देख रही थी कि अलग अलग बीमारियां इंसानों को कैसे प्रभावित करती हैं। वो लोगों को बीमारियां देते और फिर देखते कि कितने दिन में मौत होती है, कितना दर्द होता है, शरीर में क्या बदलाव आते हैं। लेकिन 1934 में एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ कैदी भाग निकले। झोंगमा किले से कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की और वो सफल भी हो गए। यह इशी के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। अब खतरा था कि ये कैदी बाहर जाकर सबको बता देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है।
इशी ने फौरन फैसला किया। उसने पूरे किले को नष्ट करने का आदेश दिया। 1935 में झोंगमा किले को विस्फोट से उड़ा दिया गया। सारे सबूत खत्म कर दिए गए। जो कैदी अंदर थे उन्हें मार दिया गया। लेकिन इशी का सपना खत्म नहीं हुआ। उसे और बड़ी सुविधा चाहिए थी और बेहतर सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए उसने एक नई जगह चुनी। पिंगफांग नाम का एक इलाका था। यहाँ इशी ने अपना नया और बहुत बड़ा प्रयोग केंद्र बनाने का फैसला किया। यह कोई साधारण इमारत नहीं थी, यह एक पूरा परिसर था। 150 से ज्यादा इमारतें 6 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई, चारों तरफ ऊंची दीवारें, कांटेदार तार, गार्ड टावर। कोई अंदर नहीं जा सकता था, कोई बाहर नहीं आ सकता था। अंदर क्या था? प्रयोगशालाएं, बड़े बड़े हॉल जहां लोगों को बीमारियां दी जाती थीं, ऑपरेशन रूम जहां जिंदा लोगों को काटा जाता था, फ्रीजर रूम जहां लोगों को जमाया जाता था, प्रेशर चैम्बर जहां लोगों की आंखें फोड़ी जाती थीं। यह एक विशाल भट्टी भी थी, 3 मंजिला। इसमें मरे हुए शरीरों को जलाया जाता था ताकि कोई सबूत न बचे। हर दिन दर्जनों लाशें इस भट्टी में जलाई जाती थीं। यहाँ 3000 से ज्यादा लोग काम करते थे। डॉक्टर, वैज्ञानिक, सैनिक, टेक्नीशियंस, सभी एक ही काम में लगे थे, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट। लेकिन बाहरी दुनिया को एक बिल्कुल अलग कहानी बताई गई थी। इस जगह का आधिकारिक नाम रखा गया था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। नाम सुनकर लगता था जैसे यहाँ लोगों को बीमारियों से बचाया जा रहा हो, जैसे यहाँ साफ पानी और इलाज की व्यवस्था हो। ऐसा लगता था कि यह एक मदद करने वाली सरकारी संस्था है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी थी। यहाँ किसी को बचाया नहीं जा रहा था, बल्कि लोगों को जानबूझकर बीमार किया जा रहा था। बीमारियां फैलाना, दर्द देखना और मौत का इंतजार करना, यही यहाँ का असली काम था। यह जगह इलाज का केंद्र नहीं थी, यह एक ऐसा कारखाना था जहाँ इंसानी जिंदगियां धीरे धीरे तोड़ी जाती थीं। यहाँ इंसानियत को जिंदा दफनाया जा रहा था। और सबसे डरावनी बात, यहाँ के कैदियों को एक खास नाम दिया गया था, मारुता। जापानी भाषा में इस शब्द का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा। सोचिए, एक इंसान को लकड़ी का लट्ठा कहना कि वो भी एक जीवित प्राणी है, उसके भी परिवार हैं, उसके भी सपने हैं, उसे भी दर्द होता है। लेकिन यूनिट 731 में यही किया गया। यहाँ के सभी कैदियों को मारुता कहा जाता था। और यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह एक मानसिकता थी। जब आप किसी इंसान को लकड़ी का लट्ठा कहते हैं तो आपके दिमाग में उसके लिए कोई इंसानियत नहीं बचती। आप उसे एक वस्तु समझने लगते हैं और वस्तुओं के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें काट सकते हैं, जला सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कोई अपराध बोध नहीं होता। यही यहाँ हुआ। यूनिट 731 में जो डॉक्टर और वैज्ञानिक काम करते थे, वो अपने शिकारों को इंसान नहीं मानते थे। वो रिपोर्ट में लिखते थे, आज हमने 3 मारुता पर एक्सपेरिमेंट किया, 2 मारुता मर गए, 5 नए मारुता आए हैं। ये मानसिक बदलाव बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये लोग अपने शिकारों को इंसान मानते तो शायद उनके साथ इतना भयानक व्यवहार नहीं कर पाते। लेकिन जब आप सामने वाले को इंसान ही नहीं मानते तो फिर कोई सीमा नहीं रहती। तो आखिरकार कौन थे ये मारुता? ज्यादातर चीनी नागरिक थे, वो लोग जिन्होंने जापानी कब्जे का विरोध किया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। कभी कभी तो किसी ने किसी मासूम इंसान की शिकायत कर दी कि वो जापान के खिलाफ है और बस उसे पकड़कर यहाँ भेज दिया गया। औरतें, रूसी लोगों को भी यहाँ लाया गया था, कोरियाई लोग भी, कुछ मंगोलियाई, यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय लोग भी जो चीन में रहते थे और जापान के खिलाफ बोलते थे। औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, कोई छूट नहीं था, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। इन सभी को पिंगफांग की उन अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। उन्हें पता नहीं होता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता था। और तब शुरू होता था दर्द, ऐसा दर्द जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब हम बात करने जा रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट्स की जो यूनिट 731 में किए गए। यह हिस्सा बहुत कठिन है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि अगर हम इतिहास के इन काले पन्नों को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। पहला और सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट था विविसेक्शन, यानी जिंदा इंसानों को काटना, उनके शरीर को खोलना, उनके अंगों को देखना, और सब कुछ तब जब वो पूरी तरह होश में हो। सोचिए, एक ऑपरेशन टेबल पर आपको बांध दिया गया है, आपके हाथ पांव बंधे हैं, आप हिल नहीं सकते, सामने डॉक्टर खड़े हैं, उनके हाथों में चाकू हैं, और फिर वो शुरू कर देते हैं बिना किसी दवा के, बिना किसी एनेस्थीसिया। वो आपके पेट को चीरते हैं, आप चीखते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो आपके अंदरूनी अंग निकालते हैं, लीवर, किडनी, आंतें। वो देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, वो माप लेते हैं, नोट्स लिखते हैं, और
आप बस चीखते रहते हैं, दर्द से तड़पते रहते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। यूनिट 731 के डॉक्टरों का कहना था कि वो यह जानना चाहते थे कि इंसान का शरीर कैसे काम करता है। वो यह देखना चाहते थे कि बीमारियां अंदरूनी अंगों को कैसे प्रभावित करती हैं। वो यह समझना चाहते थे कि कौन से अंग कितने जरूरी हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्यों बिना एनेस्थीसिया के? जवाब और भी डरावना है। उनका मानना था कि अगर दर्द निवारक दवा दी जाए तो शरीर के अंदर रासायनिक बदलाव हो जाते हैं। इससे प्रयोग के नतीजे सही नहीं आते। इसीलिए उन्हें शुद्ध नतीजे चाहिए थे। इंसान को पूरी तरह होश में रखकर कितने लोगों के साथ यह किया गया? सैकड़ों, हजारों, कोई नहीं बचा। हर कोई जो इस ऑपरेशन टेबल पर गया वो मरा।